So let us start today, and I welcome you all on behalf of Education Express channel in this class of income tax. And you know that we are taking up the assessment of an individual, किस प्रकार से एक व्यक्ति विशेष का आयकर हम ज्ञात करते हैं. And in that series we have already taken up to question number 3 from Patel Chaudhary's book. आइए आज हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4. चौथा प्रश्न है, और देखिए वो क्या कहता है. चौथा प्रश्न इस संबंध में वो ये कह रहा है कि श्री निम्नलिखित विवरण से श्री विवेक के 2020-21 कर निर्धारण वर्ष के लिए शुद्ध कर दायित्व की गणना कीजिए. वेतन 520 रुपये के कर की कटौती के बाद 3,59,480, व्यापार से आय 3,25,000, पुस्तकों पर जनवरी 2020 में रॉयल्टी प्राप्त की, पुस्तकें राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित हैं तथा साहित्यिक प्रकृति की हैं, 27,000 रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी. देन मकान संपत्ति का किराया ₹20,000, सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज इट इज़ 32,000, बैंक से फरवरी 2020 में स्थायी जमा का ब्याज प्राप्त किया 10,800 ब्याज प्राप्त किया है फिक्स डिपॉजिट से. तो इसका मतलब इस पर इनकम टैक्स काटने के बाद अर्थात TDS होने के बाद ब्याज की राशि मिली होगी. तो इसका मतलब है इसको ग्रॉसअप करना है. अमाउंट 10,800 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 90, इस फॉर्मूले के आधार पर जो ग्रॉसअप का फॉर्मूला है. देन वयस्क पुत्र की आय, विवेक की पत्नी की कोई आय नहीं है 15,000 रुपये. एक माइनर सन है, उसको आय हुई है 15,000 रुपये की. और आप जानते हैं कि माइनर सन या डॉटर कोई है और उसको कोई इनकम हो रही है तो वो पति या पत्नी की इनकम में जोड़ा जाता है उस आय को. अर्थात अवयस्क के माता अथवा पिता की आय में जोड़ा जाए और टैक्स माता या पिता देंगे. अब दोनों में से माता पिता में से किसकी इनकम में जोड़ा जाए? माता और पिता की दोनों में से जिसकी इनकम अधिक हो उसकी इनकम में जोड़ा जाना चाहिए. तो क्योंकि इसने ये बता दिया है कि विवेक की पत्नी के कोई आय नहीं है, अर्थात जो अवयस्क पुत्र है उसकी माता की कोई इनकम नहीं है, तो केवल पिता की इनकम हुई. तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इस अवयस्क पुत्र की इनकम को पिता विवेक की इनकम में जोड़ना होगा 15,000 रुपये को. आप ये भी जानते हैं कि यदि अवयस्क संतान की आय को माता पिता की आय में जोड़ा जाए तो 1,500 रुपये की कटौती मिलती है, डिडक्शन. तो 1,500 रुपये वो घटाने हैं इसमें. ओके. दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 112A के अंतर्गत कर योग्य आकलित 1,60,000 रुपये कैलकुलेटेड इनकम दे रखी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A. यदि ये इनकम है तो आपको मालूम है कि 1,00,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं होता है इस तरह की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो 112A के अंतर्गत टैक्सेबल हो. और तथा बाकी की जो इनकम होगी LTCG की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की उस पर 10% से अलग से टैक्स होगा. नेक्स्ट, सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराए 30,000 PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया 10,000 रुपये का, ये दोनों पर 80C की छूट मिलेगी. राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम चेक से चुकाया 25,000 रुपये, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D है ये.
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान 2,500 रुपये, ये 80G का डिडक्शन है। क्वालिफाइंग अमाउंट की कोई सीमा नहीं होती इसमें और 100% डिडक्शन दिया जाता है। बस यही है इस क्वेश्चन में और कोई विशेष बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए इस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब लगा। ओके, ऊपर हो जाएगा हेडिंग क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ TTI, टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी of Mr. Vivek for the assessment year 2020-21. आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। फर्स्ट, नेट सैलरी 3,59,480। एड टैक्स डिडक्टेड, जिसको हम TDS कहते हैं, इट इज़ 520। इस टोटल कम्स टू 3,60,000 लेस standard deduction 50,000 and therefore it is 3,10,000 is the income from salary. Okay, then come to the बिजनेस की होगी। हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है क्या? यस, मकान संपत्ति के किराया 20,000 रुपये। सेकेंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंट या रेंटल वैल्यू 20,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, कुछ नहीं बता रखा है, नील। इट इज़ नेट एनुअल वैल्यू अगेन 20,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% into 20,000. It is 6,000 and therefore income from house property is 14,000 फाइनल कॉलम में। थर्ड, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम बिजनेस दे रखी कैलकुलेटेड 3,25,000। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैलकुलेटेड 1,60,000। फोर्थ,
LTCG 112A वाली इनकम है 1,60,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इसमें से एक तो ये इनकम फ्रॉम रॉयल्टी चेक करें 27,000। बुक्स लिखने से जो प्राप्त रॉयल्टी है इस पर हमें 80 QQB का डिडक्शन देना होगा। अप टू ₹3 लाख तक का मिलता है, 3 लाख तक का, परंतु इनकम ही 27,000 रुपये है ये, तो पूरी की पूरी डिडक्शन में जाएगी बाद में। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 32,000, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी 32,000 रुपये की ये इनकम है। देन स्थायी जमा पर ब्याज प्राप्त किया, नेट अमाउंट है ब्याज का, तो TDS किया होगा इसमें, तो ग्रॉस अप करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम FD, ये इनकम है आपके 10,800 इंटू 100/90, 9 को 9 तो 18, 12,000 रुपये। फिर उसके बाद कहता है ये अवयस्क पुत्र की आय, ओके मैं इधर ले रहा हूँ इनकम ऑफ माइनर सन, और वो दे रखी इनकम 15,000 लेस डिडक्शन, अनिवार्य रूप से डिडक्शन मिलता है इसको 1,500 रुपये तक, ये घटाया तो 13,500 रुपये फाइनल कॉलम में इनकम होगी इसकी। इस प्रकार से अदर सोर्सेज की इनकम हो गई 27,000 प्लस 32,000 प्लस 12,000 प्लस 13,500, 84,500 इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम हो गई। इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। यहाँ तक का टोटल कर, दैट विल बी द GTI, ग्रॉस टोटल इनकम 84,500 प्लस 1,60,000 प्लस 3,25,000 प्लस 14,000 प्लस 3,10,000, it is 8,93,500। GTI less deductions under section 80, के डिडक्शन ले रहे हैं इसमें। सबसे पहले 80C में देखिए डिडक्शंस क्या क्या आ रहे हैं। वेतन में नहीं है, व्यापार में नहीं है, पुस्तकों की रॉयल्टी पर नहीं है, अभी प्रतिभूति नहीं है, ब्याज नमा नहीं है, अवयस्क नहीं है, LTCG नहीं है, PPF पर जमा करें 30,000 रुपये।
फिर उसके बाद LIP 10,000 रुपये, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपये, टोटल 80C में हुआ है 40,000 रुपये का डिडक्शन। फिर 80D आ रहा है, वो है स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 25,000। 80D हेल्थ प्रीमियम ये दे रहा है 12,000 रुपीज़, सॉरी 25,000, 25,000 रुपये का ये है। फिर उसके बाद 80G 80G में केवल एक डिडक्शन, बड़ा माइनर अमाउंट है, 2,500 रुपये का 100%। ये है नेशनल डिफेंस फंड NDF 100%, 2,500। फिर चौथा 80QQB बुक राइटिंग पर रॉयल्टी 3 लाख रुपए तक डिडक्शन होता है, परंतु यदि रॉयल्टी पेटेंट की हो, माइंस की हो तो 25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। ध्यान रखिए दोनों, उसके लिए अलग से डिडक्शन होता है। 80QQA तो ये रॉयल्टी, और रॉयल्टी मिल रही है इसे देखिए साहब 3rd पॉइंट पर ही, पुस्तकों पर जनवरी की प्राप्त रॉयल्टी 27,000 रुपये, टोटल 40 10 65,000 रुपये प्लस 27 29 500 29,500 94,500 इसका डिडक्शन लें। 94,500 GTI में से लेस करें तो TTI टोटल टैक्सेबल इनकम माइनस 8,93,500, it is 7,99,000 is the total taxable income। चेक करें, यस TTI 7,99,000 ये टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। अब टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन, टैक्स लाइबिलिटी कर दायित्व, TTI 7,99,000 लेस टैक्स ऑन LTCG 1,60,000 माइनस 1 लाख, 1 लाख तक कर मुक्त है, बाकी बचा 60,000 एट द रेट ऑफ 10%, तो उसमें से 1,60,000 घटा दें और 60,000 पर टैक्स बन रहा है। ये इसको इस तरह से लिखें, माइनस 1 लाख माइनस 60,000 और ये बन गया, इस पर टैक्स होता है, टैक्स बराबर एट द रेट ऑफ 10%, 6,000 रुपये टैक्स, तो ये हुआ। अब 7,99,000 में से हम लेस कर दें 7,99,000 माइनस 1,60,000, तो बाकी इनकम बच गई 6,39,000 रुपये। लॉटरी की इनकम हमारे नहीं है कोई, चेक कर लें, नहीं तो उस पर भी रेट अलग रेट से टैक्स होता है।
देन टैक्स ऑन 2,50,000 नील, तो ये टैक्स नील होता है इस पर। 2,50,000 लेस करें, टैक्स इज नील, बच गए बैलेंस 3,89,000। उसके बाद नेक्स्ट ऑन 2,50,000 टैक्स ऑन नेक्स्ट 2,50,000 पर टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। फिर 2,90,000 लेस किया, 1,39,000 टैक्स ऑन बैलेंस। ये 1,39,000 लेस किया और टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, ये बच गया नील। 1,39,000 पर 20%, 1,39,000 इंटू 20%, 27,800 इज द अमाउंट। टोटल 27,800 प्लस 12 and 6, 18,500. It is 46,300. क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख से अधिक है, इसलिए रिबेट का सवाल नहीं होता, तो सीधा एजुकेशन सेस एड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इंटू 46,300 का इंटू 4%, 1,852 प्लस 46,300 48,152 ग्रॉस टैक्स 48,152 लेस TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले चेक करें सैलरी की इनकम में 520 रुपये हमारा TDS हुआ था, 520, तो ये लेस करेंगे। और एक इनकम हमने ग्रॉसअप की थी FD के इंटरेस्ट की, ये 12,000 का 10%, 1,200 इंटरेस्ट ऑन FD, 12,000 इंटू 10%, 1,200 रुपये ये हो गया। तो 1,720 टोटल इन दोनों का, माइनस करें 48,152 में, 1,720 48,152 माइनस 1,720 46,432 टैक्स पेएबल 46,432 को राउंडेड ऑफ करें, 10 से डिवाइडेड होना चाहिए, तो 46,430 ये टैक्स लायबिलिटी बनेगी। इतना पेमेंट उसको टैक्स के रूप में करना है विवेक को। ये
क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट आपके सामने। इस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन हम इंडिविजुअल के असेसमेंट में करते हैं। आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ये देखिएगा, आपका एक मॉडल है कि एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। ये क्वेश्चन का वो स्वरूप हो सकता है, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन में विथ स्मॉल चेंजेस, छोटे से परिवर्तन कर दें और वो एग्जामिनेशन में हो। ध्यान रखिएगा इस तरह से। और इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपसे एग्जामिनेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा ले तो आधा घंटा ले सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम लिमिट जो दे रखी 3 घंटे की, वही उसी में सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये इस तरह का एक एग्जाम्पल हो सकता है। एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 कमल का, उस पर चर्चा करते हैं। It is question number 5th, not 6th. 5th question. क्या कहता देखिएगा, ये श्री कमल ने 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया है। फर्स्ट, वे राजस्थान केमिकल लिमिटेड में 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन तथा 5,000 रुपये प्रति माह के महंगाई भत्ते पर नियुक्त हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, जो सेवा शर्तों के अंतर्गत देय है, अर्थात डीए को सेवा के नियमों के अनुसार रिटायरमेंट बेनिफिट में के कैलकुलेशन में जोड़ा जाता है। वे अपने वेतन का 10% एक प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान करते हैं। 10% तो अंशदान करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर जो राशि बनेगी वही इसके प्रमाणित भविष्य निधि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, उसमें वेतन का 10% ये माना जाएगा। ओके। ब्याज 9% दर से जमा किया जाता, जो गत वर्ष में 5,400 रुपये था। सैलरी के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि यदि प्रमाणित भविष्य निधि आरपीएफ में नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक हो तो वेतन में जोड़ा जाता है। ये तो वेतन के 10% तक ही है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कर्मचारी का अंशदान वेतन का 10%
धारा 80C में कटौती के लिए उपलब्ध रहेगा, इस बात का ख्याल रहे। उसी प्रकार से ब्याज 9% है प्रोविडेंट फंड की जमा राशि पर, तो 9.5% तक कर मुक्त होता है, तो ये भी कोई मीनिंग नहीं रखता, इसका भी कोई अर्थ नहीं हुआ। ओके, सेकंड पॉइंट, वे एक मकान के मालिक हैं जो उनके स्वयं के निवास के उपयोग में आता है। इसका निर्माण गृह विकास वित्त निगम लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हुडको जिसको कहते हैं, HDFC के लिए 2 लाख रुपए की मदद से 2 वर्ष पूर्व किया गया था। ऋण का पुनर्भुगतान नहीं हुआ है तथा इस पर 10% प्रति वर्ष ब्याज देय है, तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपये ब्याज की कटौती आपको देनी है इस पर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ज्वेलरी के विक्रय से दीर्घकालीन पूंजी लाभ आकलित, कैलकुलेटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इट इज़ 1,40,000। गत वर्ष के दौरान उनको निम्न ब्याज एवं लाभांश प्राप्त हुए हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रही हैं। पहला, अघरेलू नॉन डोमेस्टिक कंपनी अर्थात विदेशी कंपनी से 84,800 पूंजी लाभ का लाभांश फरवरी 2020 में प्राप्त हुआ, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। घरेलू कंपनी होती तो ये 1 लाख रुपए तक 10 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है। घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश 10 लाख रुपए तक कर मुक्त है, परंतु विदेशी कंपनी या एक घरेलू कंपनी नॉन डोमेस्टिक कंपनी से प्राप्त लाभांश पूरा का पूरा कर योग्य होता है। ओके, नेक्स्ट, सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज 1,34,200 रुपये जुलाई 2019 में प्राप्त हो रहा है। गत वर्ष में क्रय किए राष्ट्रीय बचत पत्रों पर 2019-20 के दौरान 6,000 रुपये का ब्याज उपार्जित एवं पुनर्विनियोजित माना गया है, तो ब्याज की राशि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, एक्रूड इंटरेस्ट है ये। नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट लॉटरी विभाग से जनवरी 2020 में एक लॉटरी के प्रथम इनाम के संबंध में 14,000 रुपये प्राप्त हुए। 14,000 रुपये प्राप्त हुए तो TDS होने के बाद दिया जाता लॉटरी का अमाउंट, तो 14,000 इंटू 100/70, 70 का भाग दे करके 14 करीब 20,000 रुपये होना चाहिए, वो टैक्सेबल होगा। गत वर्ष के दौरान उन्होंने निम्न भुगतान किए हैं। फर्स्ट, प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए जिला साक्षरता समिति को 5,000 का दान दिया है, ये 80G में जाएगा, 100% कटौती मिलेगी। नेक्स्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन 10,000 रुपये का दान दिया है, 80G में, कटौती की दर होगी 50%। नेक्स्ट, एक असमर्थ आश्रित के लाभ के लिए जीवन बीमा निगम की वार्षिकी योजना 18,000 रुपये में हमने जमा कराए हैं। किसके लिए? एक हमारा फैमिली मेम्बर है जो हैंडीकैप है और डिपेंडेंट है कमल पर, जो करदाता है कमल, उस पर डिपेंडेंट है, तो उस पर 18,000 रुपये का हमने जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है डिपेंडेंट के लिए। और आप जानते हैं यदि डिपेंडेंट के लिए ये राशि ली जाती है तो 75,000 रुपये की कटौती दी जाती है, चाहे पॉलिसी 5,000 की हो, 50,000 की हो, 10,000 की हो, 1.5 लाख की हो, 50 लाख की हो, 75,000 की कटौती होगी डायरेक्ट। परंतु यदि ये आश्रित जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यदि बुजुर्ग व्यक्ति होता 60 वर्ष से अधिक की उम्र का, तो कटौती की राशि 1,25,000 होती है, ध्यान रहे। अदर देन सीनियर सिटीजन 75,000 अंडर सेक्शन 80D, और इफ ही इज ए सीनियर सिटीजन देन द डिडक्शन अंडर 80D विल बी ₹1,25,000। ओके,
कम ऑन। नेक्स्ट 80DD होता है, 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का होता है। सार्वजनिक भविष्य निधि में PPF में जमा 20,000 रुपये, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यूनिट संबंध बीमा योजना, ये यूलिप कहलाता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, और उसमें जमा कराएँ 4,000 रुपये, 80C में डिडक्शन मिलेगा इसे भी। उन्होंने अपने 3 बच्चों की ट्यूशन फीस 15,000 रुपये का भुगतान एक स्कूल को किया। प्रत्येक बच्चे की फ़ीस समान है, 15,000 रुपये दिए तीनों बच्चों के लिए, तो इसका मतलब सबकी समान है, तो 5-5 हज़ार रुपये हो गए, 3 बच्चों का 15,000 रुपये हो गए। इसमें भी 80C के अंतर्गत डिडक्शन मिलता है ट्यूशन फीस का, परंतु इट इज़ लिमिटेड ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, केवल 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं। कौन से 2 बच्चे होंगे वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ सभी बच्चों के लिए धनराशि बराबर है, तो कोई से भी 2 बच्चे लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, राशि अलग अलग होती तो जो मैक्सिमम राशि हो उसे लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, बस उसके बाद कुछ नहीं है। कमल की कुल आय शुद्ध देकर की गणना करनी है। ओके, चलें, प्रश्न समझ में आ रहा है पूरा? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर कमल for the assessment year 2020-21, ये असेसमेंट ईयर हमारा। आइए, सबसे पहले है उसको इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट। पे 15,000 पर मंथ इंटू 10 से मल्टीप्लाई करें 1,80,000 रुपये। DA एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर मंथ, 60,000। RPF में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का जो भी होगा वो डिडक्शन के लिए जाएगा 80C में, वहाँ पर बात करेंगे, फिलहाल छोड़िएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन RPF में भी इतना ही है, पर वो वेतन के 12% तक कर मुक्त है, परंतु यहाँ तो कंट्रीब्यूशन कर रहा वेतन का 10% ही, तो पूरी की पूरी राशि का कोई मीनिंग नहीं है, कर मुक्त रहेगी। ठीक है, उसी प्रकार से ब्याज जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मिल रहा है 5,400 रुपये, वो भी कर मुक्त होगा, क्योंकि नियम के अनुसार 9.5% तक की दर से यदि ब्याज लिया जाता है प्रोविडेंट फंड की जमा राशि पर, तो वो कर मुक्त होता है। ये तो 9% है, तो पूरी राशि कर मुक्त हो गई। ओके, इसके अलावा वेतन के बारे में और कोई बात नहीं है, तो इसका टोटल किया, इट बिकम्स 2,40,000। तो वेतन का 10% कंट्रीब्यूशन 24,000 रुपये 80C में जाएगा, एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन -50,000, तो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी 1,90,000, 1,90,000 रुपये। फिर देखें कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रहा है नंबर 2 पर, सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हमेशा नील होती है, आप जानते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन
इस मकान को बनाने के लिए लोन लिया है तो वो 10% इंटू 2 लाख का लोन है, तो 20,000 रुपये घटाएंगे, लेस रहेगी। इसका मतलब इस मकान पर इनकम नेगेटिव आ रही है, लॉस हो रहा है। और आप जानते हैं कि यदि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो तो उसको किसी भी इनकम से पूरा कर सकते हैं, चाहे वो सैलरी की हो, बिजनेस की हो, अदर सोर्सेज की हो, कैपिटल गेन की हो। कोशिश ये करनी चाहिए जहाँ तक हो सके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा किया जा सके, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रेट जो होती है वो हायर होती है। परंतु यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम कम हो और दूसरी इनकम सैलरी, बिजनेस इत्यादि की अधिक हो, तो इस स्थिति में फिर हमें इस लॉस को उन इनकम से पूरा करना चाहिए जो सबसे अधिक हों। जैसे सैलरी सबसे अधिक हो या बिजनेस की इनकम हो तो उनमें से पूरा करना चाहिए। परंतु क्योंकि यहाँ पर इनकम हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो दे रखी है इनकम ज्वेलरी की, वो 1,40,000 रुपये है, उससे ज़्यादा 1,90,000 रुपये तो सैलरी से है। और फिर बिजनेस की इनकम इसने दे रखी है बिजनेस की इनकम नहीं है, तो बिजनेस की इनकम नहीं है तो हम बेहतर है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स की रेट होती है वो 20% होती है। और यहाँ पर यदि अदर इनकम 1,90,000 सैलरी से पूरा करेंगे तो पहले 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स ही नहीं है, फिर अगले 2.5 लाख पर केवल 5% है और यहाँ पर होगा 20%। तो हम इससे पूरा करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे पूरा करेंगे तो उतनी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो उस पर टैक्स कम लगेगा। इसलिए कारण ये, बाकी और कोई कारण नहीं। किसी भी इनकम से इस लॉस को सेट ऑफ दे सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ओके, आइए हम LTCG से पूरा कर रहे हैं ज्वेलरी की से। और अभी यहाँ पर लिखें लेस सेट ऑफ दिस लॉस फ्रॉम LTCG। ये 20,000 रुपये वहाँ से वहाँ पर दे दिए हैं, वहाँ से पूरा आ रहे हैं, इसलिए ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नील हो गई। अब LTCG में इस लॉस को माइनस करना पड़े, इस 20,000 रुपये को माइनस करेंगे जो प्लस में शो हो रहा है उस 20,000 को। हाँ जी, मकान का हो गया, उसके बाद ज्वेलरी की है बस, और कोई इनकम इसकी नहीं है, बिजनेस की नहीं। कम ऑन। थर्ड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ब्रैकेट में लिख रहे ज्वेलरी से इनकम हो रही है ये, और ये इनकम बता रहा ज्वेलरी से 1,40,000 रुपये। इनर कॉलम में लिखे पहले लेस सेट ऑफ गिवन टू हाउस प्रॉपर्टी। कितने का सेट ऑफ दिया? 20,000 का यहाँ से लिया है, 20,000 रुपये यहाँ कम कर दिए हैं, और इनकम अब LTCG की हो जाएगी 1,20,000 रुपये। ओके, अब उसके बाद अदर सोर्सेस। अन्य साधनों से आय। कौन कौन से अन्य साधन देखिएगा। सबसे पहले इसमें है गत वर्ष के दौरान उनको निम्न ब्याज एवं लाभांश प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट, डिविडेंड है नॉन डोमेस्टिक कंपनी से, डिविडेंड फ्रॉम नॉन डोमेस्टिक ए घरेलू, और ये है 84,800 इनर कॉलम में लिखे पहले। उसके बाद
इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,34,200, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और वो है 1,34,200। नेक्स्ट फिर कहता है राष्ट्रीय बचत पत्र पर 6,000 रुपये का ब्याज पड़ा था, उसको पुनर्विनियोजित किया। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6,000 रुपये का। उसके बाद राजस्थान लॉटरी की इनकम है 14,000 को ग्रॉसअप करें। लॉटरी 14,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, 7 2 14, 20,000 रुपये की। बस उसके बाद तो पेमेंट्स हैं ये जो डिडक्शंस के लिए अवेलेबल हैं, टोटल कर लें। 6 4 10 4 14, 1 3 6 8 14, 2,44,000 रुपये की इनकम हो रही है। उसका 1 6 4 10 14 15, सॉरी ये 2,45,000 रुपये हैं। 2,45,000 रुपये की इनकम। नाउ GTI 190 प्लस 1,20,000 प्लस 2,45,000, 5,55,000। ये आपके आ गई है इसकी इनकम GTI। अब ले हम लेस डिडक्शंस। अंडर सेक्शन 80 के डिडक्शन आ रहे हैं। फर्स्ट क्या 80C का कोड? हाँ 80C RPF का एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, कर्मचारी का अंशदान, और वो है वेतन का 10%। वेतन ये रहा टोटल, ये सैलरी है टोटल। DA को जोड़ करके लेना है क्योंकि उसने कह दिया है, क्या कहा है, प्रति माह महंगाई के भत्ते पर नियुक्त है जो सेवा शर्तों के अंतर्गत देय है। सेवा शर्तों का अंतर्गत देय का मतलब ये है कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पे और DA को जोड़ करके होगा, जो भी प्रतिशत हो। ये 10% है, इन दोनों का जोड़ का तो 24,000 रुपये हो गए, ये 24,000। फिर उसके बाद जैसे से प्रतिभूति और ब्याज में घरेलू कंपनी का लाभांश नहीं आएगा। स्टेट लॉटरी ये साक्षरता को दान, राजीव फाउंडेशन का दान, ये समर्थ व्यक्ति का है। PPF में 20,000, PPF के बाद है यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप। उसमें राशि है यूलिप में 4,000 रुपये। और किसी में देखिए ट्यूशन फीस @ 5,000 प्रति बच्चे इंटू 2 बच्चों के लिए 10,000 रुपये। और देख लीजिएगा किसमें रह गया है,
NSC का इंटरेस्ट है, देखिएगा 6,000 रुपये। पुनर्विनियोजित हुआ है 6,000 रुपये। 6 से 10 14 4, इसका टोटल हो गया 4 3 2 5 64,000। फिर 80DD आ रहा था, चेक कीजिएगा 3rd पॉइंट। SMS आश्रित के लिए 18,000 रुपये का दान दे रहा है, सॉरी खर्च हो रहा है, पर हम कटौती देंगे 75,000 की, चाहे राशि खर्च कितनी भी हो रही हो, 75 से अधिक हो या कम हो, कटौती 75,000 की फिक्स है। 80DD डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड, $75,000। 80DD के बाद 80G, में है पहला दान आ रहा है, ये 5,000 रुपये जिला साक्षर समिति को, 100% डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी को 100% 5,000 का पूरा। और दूसरा है दान हमने दिया है राजीव फाउंडेशन को 10,000 रुपये का, ये 80G में 50% की कटौती होगी। राजीव गांधी फाउंडेशन 50% इंटू 10,000, 5,000 का ये हुआ, टोटल 10,000 रुपये का दान 80G में जाएगा। और कोई नहीं है दान, नहीं किसी तरह की राशि नहीं। टोटल 80 का हो गया है 9 6 तारीख 14 1,49,000। चेक कर लें। ये घटाएं 5,55,000 में से माइनस 1,49,000, 4,06,000 चेक करें। TTI टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई 4,06,000। अब उसके बाद टैक्स की लायबिलिटी का कैलकुलेशन। ओके, कम ऑन। टैक्स लायबिलिटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारे पास, ये रहा 1,20,000 रुपये। ध्यान रहे इसका। TTI 4,06,000 लेस लॉटरी की भी इनकम है हमारे पास। ध्यान रहे ये 20,000 रुपये की, इन दोनों को लेस करना है क्यों, अलग रेट से टैक्स होगा। लेस टैक्स ऑन LTCG माइनस 1,20,000, यस, एट द रेट ऑफ 20%, तो बार दो 24,000 रुपये टैक्स हुआ। अब इनकम बच गई 2,86,000 लेस टैक्स ऑन लॉटरी, और लॉटरी है 20,000, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 6,000 रुपये। 20,000 घटाइएगा
2,66,000 रुपये अदर इनकम है ये, अन्य आय। लेस टैक्स ऑन फर्स्ट 2,50,000 एट द रेट ऑफ 5%, 12,500, 16,000 पर टैक्स। अब आ रहा है आपके नेक्स्ट, अदर इनकम है हमारी 12,500 पर, और फिर 16,000 पर टैक्स ऑन बैलेंस एट द रेट ऑफ 20%, 3,200 रुपये। सॉरी, 2,50,000 के बाद पहला विच गलती हुई। ऑन टैक्स ऑन 2,50,000, पहले 2,50,000 पर नील, और अब 16,000 पर एट द रेट ऑफ 5%। अदर इनकम में पहले 2,00,000 लाख पर 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं होता। सीनियर सिटीजन में पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं होता, ये नियम। अब अगले दो बैलेंस जो बचता है उस पर 5%, ये 2.5 लाख तक पर, और 16,000 इंटू 5%, 800 रुपये। ये देखिए, ये टैक्स अलग रखिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का और लॉटरी का टैक्स है। अलग क्यों रखना है? क्योंकि यदि अदर इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम आपके 5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो तो रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87। ध्यान है आपको, 87 की रिबेट मिलती है। देखिएगा, 5 लाख रुपए से कम है टोटल टैक्सेबल इनकम, इसलिए रिबेट भी मिलेगी इसे। और रिबेट जो देंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं दी जा सकती, ध्यान रहे, इसलिए उनको अलग रखना पड़ता है। तो हमारे पास टैक्स हुआ 800, रिबेट दें 24,36,800 रुपये टोटल टैक्स, टोटल ग्रॉस टैक्स। लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये है उसकी धारा। 12,500 रुपये तक हम कटौती देते हैं। 8,300 रुपये, 18,300 रुपये। फिर उसके बाद एड एजुकेशन सेस 4% की रेट से इंटू 18,300, 4 3 12 2 1 18 72, 7,732 रुपये टोटल। अप 19,032 रुपये लेस TDS, चेक करें, इस पर सैलरी में कोई TDS नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं है, आपके डिविडेंड के इनकम पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर, एक्रूड इंटरेस्ट पर और लॉटरी पर है 20,000 का 30%।
6,000 रुपये, तो 13,032 टैक्स पेएबल, राउंडेड ऑफ 13,030 रुपये ये टैक्स पेमेंट आपको करना है। ये टैक्स पेएबल की अमाउंट आ गई। इस तरह से ये प्रश्न आपके पूरा होता है। मैं समझता हूँ कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू दी एंड सारी चीज़ें क्लियर हो हैं। इसमें कहीं कोई सी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो तो बताएं। ओके, सो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे और वो होगी एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम। एक और इलस्ट्रेशन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 8 वो एग्ज़ाम में आया हुआ है। बस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 11th लास्ट 3 क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और भी, तो उनको भी हम टेकअप कर लेंगे ताकि हमें एक जानकारी रहे कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं और उनका सॉल्यूशन इस तरीके से होना चाहिए और इतने टाइम लिमिट में हो जाना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस हो, ऐसी स्पीड होनी चाहिए। I think it is absolutely clear to you all. So I wish you good luck and thank you.